Assalamu alaikum warahmatullah. Beta, today we will discuss the another important electronic device called as the transformer. तो क्या है ट्रांसफार्मर? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट एंड वाइस वर्सा। यानी ट्रांसफार्मर हमारे पास वो डिवाइस है जो कन्वर्ट एक्चुअली क्या करता है, वोल्टेज कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। आपने घर पर भी देखा होगा कि जब हमारे घर में वोल्टेज कम होती है तो या तो हम स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को चेंज करने के लिए। तो आमतौर पर वोल्टेज चाहे इंक्रीज़ करनी हो, डिक्रीज़ करनी हो, तो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब नए तरीके से हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ये वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हमारी लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एट हायर करंट, करंट ज़्यादा होता है उस वक्त, इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। यानी आमतौर पर सिंपल में आपने याद रखना है, वोल्टेज चेंज करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है ना। तो देयरफॉर इट ए डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, बट एट जिस वक्त अल्टरनेटिंग वोल्टेज कम होगी तो ऑब्वियसली उस वक्त क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा, हायर करंट इनटू हायर वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना। तो सिंपल में आपने याद रखना है कि ये वो डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है या तो हायर वोल्टेज इनटू लोअर वोल्टेज या लोअर वोल्टेज इनटू हायर वोल्टेज। बट बिसाइड्स जब आपके पास लो वोल्टेज जब वोल्टेज होगी तो उस वक्त करंट ज़्यादा होगा, जिस वक्त हाई वोल्टेज होगी उस वक्त करंट कम होगा। ठीक है ना। तो दिस ट्रांसफार्मर यूजुअली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। पढ़ा है आपने। जो बेसिक प्रिंसिपल इसके पास है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। आपने ये पढ़ा है, इट वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। उसमें क्या होता है, दो कॉइल्स होती है, आपने पढ़ा है, टू कॉइल्स आर इंडक्टिवली कपल्ड एंड व्हेन अ करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड थ्रू वन कॉइल देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द अदर कॉइल। पढ़ा आपने म्यूचुअल इंडक्शन। यानी म्यूचुअल इंडक्शन में क्या काम करते हैं हम, जब हम एक कॉइल जिसको प्राइमरी कॉइल कहते थे, प्राइमरी कॉइल में करंट हम पास करवाते थे, तो प्राइमरी कॉइल में जब करंट पास होता था उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता, तो उसकी वजह से उसके साथ जो दूसरी कॉइल वहाँ पे मैग्नेटिकली लिंक होती थी, हालांकि वो डायरेक्ट कंटैक्ट में नहीं होती थी, थोड़ी दूरी पे होती है, लेकिन मैग्नेटिकली लिंक होती है। तो फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो सेकेंडरी फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो देयरफॉर उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस फिनोमेनन को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और ट्रांसफार्मर उसी म्यूचुअल इंडक्शन पे क्या करता है, बेस करता है। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन a changing current or usually flows through the nearby primary coil. You know that, जो आपने ऑलरेडी वेरी डीपली एक्सप्लेनली आपने वो पढ़ा है। तो देयरफॉर ये सिंपल है, क्वाइट सिंपल है टू अंडरस्टैंड दैट ट्रांसफार्मर हाउ इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसी तरह हम अगर हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कुछ मुश्किल कंस्ट्रक्शन है नहीं इसके पास, क्वाइट सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, वो ऑलरेडी चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन की बात हुई तो इट विल कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, दैट्स प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना। विच इज वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि इस एक ही कोर पे, एक सॉफ्ट आयरन कोर, उसी पे दोनों वाउंड की गई है। द कॉइल्स दैट्स पी एंड एस आर कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखाऊंगा, अभी मैं सिंपल डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा। लाइक जैसे मैं यहाँ पे कोर बनाऊंगा, ठीक है ना। दिस इज वन कॉइल एंड दिस इज अदर कॉइल। ठीक है ना बेटा। दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल। यह आपका कोर।
जो इनपुट वोल्टेज देखो ये बेटा एक ही कोर पे दोनों कॉइल्स लगा दी जाती है, दैट्स प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल. सो इट विल कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल्स. These are insulated, remember these are insulated wire, insulated wire wound on same iron core. One of the coil connected to AC input is called as primary coil. आपको ऑलरेडी पता है इसी में हम AC input लगाएंगे, ठीक है ना. एंड अदर वाइंडिंग which gives us output is called as secondary winding, ठीक है ना. तो प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना. तो प्राइमरी कॉइल अलॉन्ग विद द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड एज प्राइमरी सर्किट. एंड इसी तरह जो आउटपुट है ना वो हम जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो हम कहाँ से लेते हैं, वो हम सेकेंडरी कॉइल से लेते हैं, लोड से जो हमने यहाँ पे लगाया है. एंड लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी कॉइल. जब हम इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लोड कनेक्ट करते हैं तो इसको हम सेकेंडरी सर्किट भी कहते हैं. तो देयरफॉर ये आपके सामने एक सिंपल एक ईजी अरेंजमेंट है, एक ईजी कंस्ट्रक्शन है किसकी, ये हमारे ट्रांसफार्मर की, ठीक है ना. तो एक्चुअली ये इंसुलेट हुई है वायर, ये एक्चुअली इंसुलेट होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जो एक्चुअली इंसुलेट की जाती है कोर से भी, ठीक है ना. तो इन जनरल इन सिंपली आप याद रखो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल विच इज वाउंड ऑन अ सिंगल सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना. The AC input is applied across the primary coil and the transformer output is obtained across the secondary coil. एक और चीज़, एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर को क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है. वो हम एंड पे भी पढ़ेंगे कि क्यों कोर को लेमिनेट किया जाता है. आपने एडी करंट्स पढ़े हैं, वो क्लोज लूप में जो फॉर्म होता है. तो देयरफॉर हम एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे कोर को लेमिनेट किया जाता है, ठीक है ना. जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो यूजुअली दो किस्म के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ठीक है ना. या तो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, या तो हमारे पास बाद में हम देखेंगे भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल होते हैं ना वो होते हैं ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. फर्क आपने यहाँ पे याद रखनी है कि चूंकि आमतौर पर हमारे पास ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो किस्म के, एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरे में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिससे एक से वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है, दूसरे से वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है. तो देयरफॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें फर्क क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, दैट्स NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, दे आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना. इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल NS is greater than the number of turns in primary coil, that is NS is greater than NP. Usually the primary coil is made up of thick insulated copper wire. इसमें क्या होता है, ये जो प्राइमरी कॉइल बनी हुई होती है ये थिक एक मोटी सी इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी होती है, while जो सेकेंडरी कॉइल इट इज मेड अप ऑफ थिन इंसुलेटेड वायर. उस वक्त सेकेंडरी कॉइल क्या होता है, ये प्राइमरी कॉइल आपकी थिक होती है, प्राइमरी कॉइल थिक होती है और सेकेंडरी कॉइल थिन होती है. इंसुलेटेड कॉपर वायर, दोनों इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी होती है. प्राइमरी कॉइल क्या होती है, थिक कॉपर वायर की बनी होती है, वही थिन वायर की बनी हुई होती है. तो ये क्या काम करता है, इट कन्वर्ट्स अ लो वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट. यानी कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या होता है, हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं. यानी क्या कहता है, कन्वर्ट्स लो वोल्टेज, जब वोल्टेज लो होगी तो करंट ओब्वियसली ज्यादा होगा, लो वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, ये काम करता है, ठीक है ना. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करता है बेटा, ये एक्चुअली हमारी कम वोल्टेज को इंक्रीज करता है. जैसे आपने देखा घर में वोल्टेज जब कम होती है तो आप ट्रांसफार्मर को स्टेप अप करते हो, देखा ना, उससे वोल्टेज आप देख सकते हो वहाँ नीडल इंक्रीज हो जाती है, वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है. तो यूजुअली स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हायर करंट. क्योंकि वोल्टेज जब कम होगी तो करंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है ना. वोल्टेज कम करंट ज्यादा, तो देयरफॉर लो वोल्टेज एट हायर करंट ये कन्वर्ट करता है किसमें, एट हायर वोल्टेज एट लो करंट. इसी तरह दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना बेटा. नाउ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अब आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं. जो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल की होती है इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होते हैं कम बनिस्बत प्राइमरी कॉइल की, ठीक है ना. दैट्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल दे आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. अब यहाँ पे इस केस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है बनिस्बत सेकेंडरी कॉइल के. पहले केस में आपने देखा सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा थी, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स कम होती है बनिस्बत
प्राइमरी कॉइल की। प्राइमरी कॉइल में टर्नर ज़्यादा होते हैं, दैट्स NS इज लेस देन NP। इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूजुअली द प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ थिन वायर एंड सेकेंडरी कॉइल इज मेड अप ऑफ थिक वायर। इसमें जो होती है प्राइमरी कॉइल जो होती है ये थिन होती है और हमारी सेकेंडरी कॉइल थिक होती है, सीधा उल्टा उसका, ठीक है ना। तो प्राइमरी कॉइल इन सेकंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अवर प्राइमरी कॉइल इज यूजुअली मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बट थिन, इट इज थिन वायर, व्हेयरएज सेकेंडरी कॉइल यूजुअली इज मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर, ठीक है ना। सेकेंडरी कॉइल इज मेड अप ऑफ है थिक वायर। तो ये क्या काम करता है, इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू अ लो वोल्टेज एट हायर करंट। ये सीधा उसका उल्टा काम करता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफर, जब वोल्टेज हमें ज्यादा गर्मी होती है तो हम स्टेप को डाउन करते हैं, तो देयरफॉर इट कन्वर्ट्स high voltage at low current into low voltage at high current, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, ये हमारी वोल्टेज को कम करता है, ठीक है ना। इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट टू द लो वोल्टेज एट हाई करंट, ठीक है ना। नाउ दिस वाज बेटा सो फार यूर ट्रांसफार्मर। पहले हम देखा ट्रांसफार्मर, उसके बाद प्रिंसिपल क्वाइट इजी है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी हमने देखी, सिंपल कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा कुछ हमने बनाना भी नहीं है यहाँ पे, और उसके बाद हमने 2 टाइप्स ऑफ दी ट्रांसफार्मर्स देखे, ठीक है ना। एक और चीज़ यहाँ पे जरूरी याद रखना, ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी। ट्रांसफार्मर सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। ये डीसी, चूंकि डीसी स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं होता, उसके पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, तो देयरफॉर ट्रांसफार्मर डजंट वर्क ऑन डीसी, इट वर्क्स ऑन एसी, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ जो मेन हम थ्योरी की तरफ जाएंगे, थ्योरी या वर्किंग भी आप इसे कह सकते हो, काम भी ये ऐसे ही करता है। देखो बेटा, जब हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं across when an alternating EMF is applied across this primary coil, जब हम प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ऑफ द फार्म आपको ऑलरेडी पता है, चूंकि अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो दैट विल बी ऑफ द फार्म E इज इक्वलेंट E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, यू नो दैट। सो देयरफॉर व्हेन एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, द इनपुट वोल्टेज कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। ऑब्वियसली जब आपने करंट अल्टरनेटिंग सोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, तो देयरफॉर ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ जो हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो होगी वो कंसिस्टेंटली चेंज होगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तो वेरी होता है, तो देयरफॉर इनपुट वोल्टेज विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। तो उससे क्या होगा, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी कॉइल आल्सो कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, है ना। जैसे हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई तो बेटा अप डाउन साइनोसाइडल फॉर्म होता है करंट की, देयरफॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी जब हम देखेंगे वो भी चेंज होगी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब चेंज होगी तो विच मीन उसके साथ जब करंट कंसिस्टेंटली इस प्राइमरी कॉइल के साथ चेंज होता है, तो देयरफॉर जब करंट इसके साथ चेंज होता है, वोल्टेज यहाँ पे चेंज हुई, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर व्हेन एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज यूजुअली अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, व्हाट हैपेंस बेटा, द वोल्टेज कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी कॉइल आल्सो कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है ना। नाउ जब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज हुआ, दैट इज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स गेट्स लिंक्ड ऑफ विद द सेकेंडरी कॉइल थ्रू द लैमिनेटेड कोर। अब जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो बेटा एक्चुअली ये ज़्यादा दूर तो नहीं होते हैं, बहुत नज़दीक हो, ये मैग्नेटिकली लिंक होते हैं, एक ही कोर पे दोनों है। तो देयरफॉर जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है ना, ये भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स गेट्स लिंक्ड अप विद द सेकेंडरी कॉइल थ्रू दिस लैमिनेटेड कोर, व्हिच इन टर्न विल प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। ऑब्वियसली तो वो क्या काम करेगा, जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स खुद ब खुद चेंज हो गया, हालांकि हम करंट वोल्टेज यहाँ पे चेंज करते हैं, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से बेटा इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो चेंज हो जाएगा। तो जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो व्हाट विल हैपन, ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। नाउ दिस सॉफ्ट आयरन कोर इज कैपेबल ऑफ कपलिंग प्रैक्टिकली द होल of the magnetic flux produced in primary coil with that of the secondary coil। यानी मैं कह रहा हूं कि ये जो लैमिनेटेड कोर है ना, ये एक बहुत अच्छा काम यहाँ पे करता है। ये एक्चुअली जितना भी फ्लक्स यहाँ पे एक्चुअली जनरेट होता है, जितना भी फ्लक्स यहाँ पे चेंज होता है, ये उस सारे फ्लक्स को इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर देता है। जितना जितना यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता चला जाएगा, मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग आउट ऑफ इट, तो देयरफॉर दिस मैग्नेटिक कोर एक्चुअली लिंक्स होल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विद द सेकेंडरी कॉइल,
That's what I mean. So therefore, what I am saying, the soft iron core is capable. ये capable है of coupling practically the whole of the magnetic flux which is produced in the primary coil with the secondary coil. यानी जितना भी magnetic flux यहाँ पे generate होता है, जितना produce होता है, ये सारे magnetic flux को किसके साथ link कर देता है? ये तभी हम soft iron core use करते हैं, उसको secondary coil से link कर देता है. ठीक है ना? तो therefore if the magnetic field lines remain confined to the soft iron core, then all the field lines across primary coil link up with each turn of secondary coil. तो therefore हम कहते हैं कि अगर सारी, अब हालांकि प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम कहते हैं अगर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी कोर के तक महदूद रही, यानी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे प्रोड्यूस हुई वो इसी कोर में रही, तो therefore ये कोर क्या काम करता है, ये उन तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किन के साथ लिंक कर देता है, विद ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तमाम सेकेंडरी कॉइल के टर्नों के साथ उनको क्या कर देता है, लिंक कर देता है. तो सिंपलिसिटी में आपने याद रखना है कि ये मैग्नेटिक कोर एक्चुअली इतना आसानी से इतना काम कर देता है कि जब भी हम इसको वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल चेंज करते हैं तो देयरफॉर वोल्टेज चेंज होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वायरी हो जाएंगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक्चुअली वो लिंक कर देता है उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सेकेंडरी कॉइल के साथ, तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेट ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल के साथ उसको लिंक कर देता है, तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, तो बेटा वहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन वहाँ पे एक इंड्यूसड ईएमएफ जनरेट हो गया. Therefore, the magnetic flux linked with the two coils are simply proportional to the number of turns. इतना याद रखो कि मेन जो चीज यहाँ पे अब आपने समझना है कि नो डाउट अब हमें पता चला कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होता है उसी की वजह से ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो गया. अब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो सिंपली आपने याद रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है ना यहाँ पे दोनों कॉइल्स के साथ, ये डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स. ये सीधा डिपेंड करता है कि आपके इस कॉइल में कितने टर्न्स है. That the magnetic flux linked with the two coils are simply proportional to the number of turns. Simply किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके कितने टर्न्स है वहां पे. ठीक है ना बेटा? तो therefore हम अगर हम फैराडेज लॉ की बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, वो आपको पता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है ना? वो हम लेटर ऑन देखेंगे. पहले हम देखेंगे, हम थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, बाकी जो मैंने आपको बोला ये आप खुद लिख सकते हो थ्योरी में, ये 5-6 लाइनें आएंगी, ये आप बुक को कंसल्ट कर सकते, या वीडियो सुन के भी आप ये चीज़ें लाइनें नोट कर सकते हो. मैं इफ फाई पी एंड फाई एस और द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with primary and secondary coils at any instant, then अब मैं कह रहा हूँ, चूंकि अब आपको मैंने पत्ते की बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी बेटा, वो यही कि अब हमें पता चला मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता है प्राइमरी कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में, वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है ना, ये मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है मेनली आपके इन कॉइल्स में कितनी टर्न्स है. अब अगर हम लेते हैं कि फाई पी है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल एंड फाई एस दिस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, देन द रेशो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस, दैट्स फाई एस by phi p is simply equivalent to the ratio of number of turns. Remember this thing, that is the ratio of the magnetic fluxes, that is ratio of the magnetic flux linked with secondary coil to the magnetic flux linked with primary coil is simply equivalent to the number of turns in secondary coil to that of the number of turns in the this primary coil. ठीक है ना? और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल निकाल भी सकते हैं इस तरह, दैट्स फाई एस इज इक्वलेंट एन एस बाई एन पी. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है ना? इंटू फाई पी, पुट दिस एज, चलो कोई नहीं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो. आया समझ में बेटा? यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. चूंकि सारा जो खेल है ना नंबर ऑफ टर्न्स के इर्द गिर्द घूमता है, तो देयरफॉर द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फ्लक्स, दिस रेशो ऑफ दिस फ्लक्सेस इज सिंपली इक्वलेंट टू द रेशो ऑफ टर्न्स, तो देयरफॉर वहां से आपको फाई एस मिलेगा. नाउ डिफरेंशिएट दिस थिंग. चलो यहीं पे डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ फ्लक्स वहाँ पे चेंज होता है, तो देयरफॉर जब आप डिफरेंशिएट करोगे दैट्स डी फाई एस बाई डी टी इज सिंपली इक्वलेंट टू डी बाई डी टी ऑफ एन एस बाई एन पी इंटू फाई ऑफ पी. ठीक है ना? अब इसमें एन एस एन पी नंबर ऑफ टर्न जो कांस्टेंट होते हैं ये बाहर आएगा, तो देयरफॉर ये बाहर आएंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर पेज. तो देयरफॉर बेटा दैट्स डी phi s by dt
इज सिंपली इक्विवेलेंट एन एस बाई एन पी बाहर आएगा इंटू डी फाई पी बाई डी टी. Put this as equation number 2. Now moving towards what I was saying. Now according to Faraday's laws of electromagnetic induction, जो induced EMF प्रोड्यूस होगा ना सेकेंडरी कोयल में, वो किसके बराबर होता है? Now according to Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF produced is given by, जो इंड्यूस्ड EMF वहाँ पे जनरेट होगा वो किसके बराबर होगा? दैट्स E इज इक्वलेंट टू माइनस डी फाई बाई डी टी. यू नो दैट बेटा. तो इंड्यूस्ड आपने पढ़ा है फैराडेज लॉ में, जो इंड्यूस्ड EMF वहाँ पे जनरेट होगा दैट्स E सिंपली इक्वलेंट टू माइनस डी फाई बाई डी टी. अब चूंकि ये जनरल है, लेकिन यहाँ पे अब बेटा हमारे पास दो कॉइल्स है, एक तो प्राइमरी कॉइल है, दूसरी सेकेंडरी कॉइल है. तो देयरफॉर अगर हम EP दैट्स लेंगे, EP एंड ES लेंगे, जो इन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल है, तब हम क्या लेंगे? इफ EP and ES are the instantaneous values of induced EMF produced in primary and secondary, primary and secondary coils, then ठीक है ना. अब तब बेटा EP किसके बराबर आएगा? माइनस डी फाई पी बाई डी टी, है ना. एंड ES किसके बराबर आएगा? माइनस डी फाई एस बाई डी टी, ठीक है ना. देन दिस विल रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल, दैट्स ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन. एंड ES दिस इज ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन माइनस डी फाई एस बाई डी टी. ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बेटा एक्चुअली क्या होगा? प्राइमरी कॉइल में ये प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी कॉइल में खुद भी वहाँ पे इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, बट ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना. नाउ यूजिंग दीज टू इक्वेशंस इन सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब आप इक्वेशन सेकंड में लिखो डी फाई एस बाई डी टी. डी फाई एस बाई डी टी किसके बराबर है बेटा? वो ES के बराबर है, ठीक है ना. माइनस में इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बट है ना. डी फाई बाई डी टी ये माइनस ES के बराबर आएगा. इस तरह डी फाई पी बाई डी टी ये माइनस EP के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो आई कैन राइट डायरेक्टली दैट्स ES, है ना. डी फाई एस बाई डी टी ES इज इक्वलेंट NS बाई NP इंटू डी फाई पी बाई डी टी हो गया EP. देखो बेटा फिर से मैं बोल रहा हूँ, चूंकि एक्चुअलिटी में ये माइनस था, है ना. ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इस जानी भी एक माइनस आएगा, इस जानी भी एक माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन 2 में जब हम इन दोनों को लगाएंगे. तो दैट्स व्हाई आई डजंट राइट द माइनस हियर. सो देयरफॉर सिंपली हमें निकला द सेकेंडरी कॉइल में जो EMF जनरेट होता है वो सिंपली किसके बराबर है? रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द EMF इन द प्राइमरी कॉइल. नाउ दिस रेशो, put this as equation number 3. Now ratio NS by NP is equal to K. इसको हम किसके बराबर लेते हैं? कि इसको ट्रांसफार्मर रेशो कहते हैं. ट्रांसफार्मर तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी कहते हैं, इसको ट्रांसफार्मर रेशो भी कहते हैं, ठीक है ना. आमतौर पर या टर्न्स रेशो भी कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या ट्रांसफार्मर रेशो भी कहीं पे हम कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी कहते हैं, इसको टर्न्स रेशो भी कहते हैं, ये आप याद रखो, ठीक है ना. तो देयरफॉर बेटा दिस K दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट NS बाई E ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, ठीक है ना. तो देयरफॉर उससे एक्चुअली जब आप इक्वेशन को रिप्लेस करोगे ये बन जाएगी ES इज इक्विवेलेंट K टाइम्स EP, ठीक है ना. दैट्स ES इज इक्वलेंट K टाइम्स EP. इस तरह भी एक इक्वेशन आपको मिलेगी, या और ES बाई EP इज इक्वलेंट NS बाई NP, और NS बाई NP किसके बराबर है? K. ये एक और इक्वेशन आपको मिलेगी. इज अ डिफरेंट इक्वेशन. इसको बेटा एक्चुअली ये भी एक इक्वेशन आपको मिलेगी, है ना. इस तरह भी ये इक्वेशन भी है आपके पास. ES ये सेकेंडरी EMF हमें दिखाता है, इसे हमें चलो ये K हमने बाद में ट्रांसफार्मर रेशो में लिया, और ये एक इक्वेशन जब हम EP को डिवाइड करेंगे दैट्स रेशो ऑफ EMF इज इक्वल टू रेशो ऑफ टर्न्स इज सिंपली इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशो. मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, वही भी मैंने लिखा, टर्न्स रेशो भी है इसको कहते हैं, ठीक है ना.
लेकिन बेटा अब देखो, अगर हम एज्यूम करेंगे दैट देयर इज नो पावर लॉस, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, सॉरी देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। नाउ इफ वी विल एज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी हम खुद एज्यूम करते हैं कि अगर हमारे पास लॉस ऑफ, पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 4, इफ वी एज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देन अगर हम खुद एज्यूम करेंगे कि एनर्जी वहाँ पे एक्चुअली ज़ाया नहीं होती है, जितनी एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो कन्वर्ट होती है एक फार्म से दूसरी फार्म में, तो देर पर लेकिन एनर्जी वहाँ पे ज़ाया नहीं होती है, तो देन तब भी बेटा याद रखो जो इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर होगा ना वो सिंपली इनपुट पावर के बराबर होगा। देन ऑब्वियसली एनर्जी ज़ाया नहीं हुई, देन इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस इनपुट, या सिंपली आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू द इनपुट पावर। ठीक है ना। अब पावर आपको पता है, पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है सिंपली वोल्टेज इनटू करंट। अब वोल्टेज कितना हुआ यहाँ पे, आउटपुट में क्या कौन सी वोल्टेज मिलेगी, सेकेंडरी वोल्टेज, तो देयरफॉर ई एस आई एस विल बी इक्वलेंट टू ई पी आई पी। ठीक है ना। दब जो इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर विल बी इक्वलेंट इंस्टेंट इनपुट पावर, दैट्स पावर किसके बराबर, वोल्टेज इनटू करंट। देयरफॉर पहले आउटपुट में हमें कौन सी वोल्टेज मिलेगी, सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट, दैट्स ई एस आई एस इनटू प्राइम इज इक्वलेंट टू प्राइमरी कॉइल। हियर जो आई पी है या आई एस है बेटा, रेस्पेक्ट ये है, दीज आर वैल्यू ऑफ करंट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स एट दैट किसी भी एट दैट इंस्टेंट। ठीक है ना। दिस इज करंट इन प्राइमरी कॉइल, दिस इज करंट इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना बेटा। with respective values of voltage across the two coils as ES and EP, ये दोनों वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल की, ये करंट है प्राइमरी कॉइल का, सेकंड ये सेकेंडरी ये दिस कॉइल इसका है। तो देयरफॉर इन इक्वेशन से, इन दो से हम एक और इक्वेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो ES बाई EP डिवाइड करो, ES बाई EP दैट विल बी इक्वलेंट IP बाई IS। ठीक है ना। वन मोर इक्वेशन, तो देयरफॉर ES बाई EP इज सिंपली इक्वलेंट IP बाई IS, है ना, जब ने हम इसको डिवाइड किया। तो देयरफॉर ये एक्चुअली एक और इक्वेशन बेटा आपको यहाँ पे भी मिलेगी, अगर आप इसको नंबर ऑफ टर्न्स के साथ ज्वाइन करोगे तब ई एस बाई ई पी किसके बराबर है, एन एस बाई एन पी। तो देयरफॉर आई पी बाई एस किसके बराबर है, वन मोर इक्वेशन ऑल्सो, ई एस बाई ई पी किसके बराबर है, एन एस बाई एन पी, दैट्स ऑल्सो इक्वलेंट आई पी बाई आई एस। ये देखो, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, अब फ़र्क खुद आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ई एस दैट इज सेकेंडरी कॉइल का जो ई एम एफ है, इट इज डायरेक्टली तो लिंक टू द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। यहाँ पे देखो सेकेंडरी सेकेंडरी, यहाँ पे उल्टी रिलेशन है करंट के साथ। ठीक है ना बेटा। तो नाउ अब आपको पता है इन स्टेप दीज वाई डिफरेंट इक्वेशंस बेटा। नाउ अगर आप अपने दो ट्रांसफार्मर्स की बात करोगे, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी इन स्टेप उसमें सेकेंडरी कॉइल, उसमें बेटा नंबर ऑफ टर्नर्स इन सेकेंडरी कॉइल वेर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्नर्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है ना। चलो वन आई विल टर्न द पेज, नाउ विल गो फॉर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। नाउ स्टेप ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, अभी मैंने पहले आपको वहाँ पे दिखाया था। ठीक है ना। तो एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, विच मीन्स और वी कैन से के इज ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। खुद देखो बेटा के किसके बराबर है, एन एस बाई एन पी, तो विच मीन्स एन एस इज इक्वलेंट एन पी टाइम्स के इंटू एन पी हो गया ना। अब एन एस बाई एन पी ग्रेटर देन 1, एन एस इज ग्रेटर देन एन पी एज फार एज सेकेंडरी कॉइल इज कंसीडर्ड, ये बड़ा है, तो विच मीन्स के इज आल्सो के किसके बराबर है, कि वो होगा ना बेटा, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो वैल्यू हमेशा के से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, तो विच मीन्स के इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वैल्यू होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एज इन दिस केस एन एस इज ग्रेटर देन 1। तो विच मीन्स अब मुझे बताओ जो वोल्टेज का वैल्यू व्हाट विल बी ई एम एफ। अब देखो एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, तो इट डायरेक्टली सेज दैट ई एस इज ग्रेटर देन ई पी, है ना, दैट्स ई एस इज ग्रेटर देन ई पी।
ठीक है ना। तो देयर पे ये मैं आपको डिफरेंट रिलेशंस दिखा रहा हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑलरेडी सेकेंडरी कॉइल की टर्न ज़्यादा होती है, उससे हम क्या था, ट्रांसफार्मरेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो जो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा इट विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। नाउ व्हाट विल हैपन टू करंट, अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ पे, अब आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, ES इज ग्रेटर देन EP, ES इज ग्रेटर देन, अब देखो यहाँ पे IP ऊपर है तो विच मीन्स IP इज ग्रेटर देन IS, और इन जनरल वी कैन से IS इज लेस देन IP, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल में करंट होगा वो कम होगा बनिस्बत प्राइमरी कॉइल की। इक्वेशन आपको खुद बताएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ES इज ग्रेटर देन EP, ठीक है ना, लेकिन ऊपर क्या है, IP है, तो विच मीन्स IP इज ग्रेटर देन IS, तभी इक्वेशन फॉलो होगी। Thus, in accordance with the law of conservation of energy, we can say that energy, a step-up transformer increases the voltage by decreasing the current. ये voltage को increase करता है, लेकिन current and the set, देखो ना यहाँ पे voltage secondary coil में ज़्यादा है, मगर current क्या है, कम है। तो therefore, in accordance with the law of conservation of energy, in a step-up transformer, the voltage increases by decreasing the current. ठीक है ना बेटा, यहाँ तक तो समझ में आया ना। दस आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अलबत्ता करंट क्या होता है, प्राइमरी कॉइल से कम होता है, ठीक है ना। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरफ हम जाएंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली के विल बी लेस देन 1। इक्वेशन देखो बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल के किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल आर लेस, तो विच में हमेशा वैल्यू जो के का आएगा वो लेस देन 1 आएगा, कम आएगा, 1 से कम आएगा, के इज लेस देन 1। तो मुझे बताओ यहाँ पे वोल्टेज किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे NS इज लेस देन NP, तो विच मीन्स ES इज लेस देन EP, तो देयरफॉर ES इज लेस देन EP। इसमें जो एक्चुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो EMF प्राइमरी कॉइल में जनरेट होता है वो किस में, वो ज़्यादा होता है जो EMF जनरेट होता है किस में, सेकेंडरी कॉइल में। देन बेटा जो करंट, ओब्वियसली करंट सेकेंडरी कॉइल में करंट ज़्यादा होगा बनिस्बत प्राइमरी कॉइल में। IP विल बी ग्रेटर, दिस IS विल बी ग्रेटर देन IP, ठीक है ना। दैट्स आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो सिमिलरली इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूजुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस द वोल्टेज बाय इंक्रीजिंग द करंट, ये डिक्रीज करता है वोल्टेज को बाय इंक्रीजिंग द current. In other words, a transformer neither creates nor destroys the electrical energy, it simply transforms the voltage and current, obeying the law of conservation of energy. ऐसा नहीं है आप ये कह सकते हो, आप ये कहोगे कि ट्रांसफार्मर में वायलेट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो, वो वायलेट नहीं होता है, वो एक्चुअली फॉलो होता है। ये वोल्टेज और करंट्स को क्या करता है, सिर्फ ट्रांसफार्म करता है, ठीक है ना, दस ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर नाउ दिस वाज योर ट्रांसफार्मर, ये हमारे ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर रेशो बाकी चीज़ हमने देखा, लेकिन ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे देखे ये वैलिड है। वाइल फॉलोइंग एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस हम यहाँ पे लेते हैं कि प्राइमरी लॉसेस कम हो, सेकेंडरी लॉसेस कम हो, इसी तरह वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस कम हो, वो हम एक्चुअली देखेंगे डिफरेंट लॉसेस इन दिस, जब हम देखेंगे लॉस इन ट्रांसफार्मर, वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा ये एजम्पशंस यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आमतौर पर इन जनरल यहाँ पे इस रिलेशन की तरफ मैं फिर से वापस आऊँगा, एक जनरल रिलेशन एट द एंड आपको यहाँ से मिलेगी, दैट्स ES पे EP। तो जनरली एक रिलेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, दैट्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। यहाँ पे जो EMF है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FI, वोल्टेज ज़्यादा करंट कम, वोल्टेज कम करंट ज़्यादा, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जो दिस इक्वेशन शोज दैट सेम, ये जो इक्वेशन ये हमें दिखाता क्या है, दैट इज सेम पावर फॉर सेम पावर ट्रांसफर। जब सेम पावर ट्रांसफर होता है, सेम वर्क होती है, वहाँ पे वोल्टेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन करंट एंड वाइस वर्सा, एंड ऐसा इस तरह भी कह सकते हैं कि वोल्टेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन करंट, ठीक है ना बेटा। दस वट एवर इज गेनड इन वोल्टेज रेशो इज लॉस्ट इन करंट रेशो, इतना आपको याद रखें, जो भी गेन आपको होगा वोल्टेज रेशो में वो एक्चुअली वहाँ पे लॉस होगा, किसमें, वो एक्चुअली लॉस होगा हमें वहाँ पे बेटा इन द करंट रेशो। चलो ओके, दिस वाज एक्चुअली मोर, दिस वाज अबाउट ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एफिशिएंसी की तरफ मैं भी आपको लेके चलूँ। सो इन स्टेप, अब हमने देखा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय डिक्रीजेज द अल्टरनेटिंग करंट, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय इंक्रीजिंग द अल्टरनेटिंग करंट। सो जो एफिशिएंसी होगी नीटा, दैट इज सिंपली इक्वल किसके बराबर होता है, आउटपुट पावर
डिवाइड बाई इनपुट पावर, ठीक है ना। तो आउटपुट पावर किसके बराबर होता है, ESIS डिवाइड बाई हो गया EPIP, है ना, पावर वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है ना। फॉर आइडियल ट्रांसफर ये एक्चुअली एफिशिएंसी होती है। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो उसकी एफिशिएंसी तो 100% होता है, बट इन रियल ट्रांसफार्मर जो एफिशिएंसी होती है ना, ये वो वेरी होती है फ्रॉम 90 to 99%, विच इंडिकेट्स दैट देयर आर सम एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, जो हमको एक्चुअली इंडिकेट करता है कि ट्रांसफार्मर में कुछ वहाँ पे लॉस होता है, कुछ एनर्जी लॉसेज वहाँ पे होते हैं। तो देयरफॉर दैट्स प्रोवाइडिंग अस अनदर स्टेप, एक और स्टेप यहाँ पे हमें देता है कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेज होते हैं, जिसमें फॉर कॉपर लॉस, लीकेज लॉस, आयरन लॉसेज, हमिंग लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, ये सारे हम एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब लास्ट पे मैं थोड़ा सा, ये लेक्चर तो थोड़ा सा बड़ा ही जाएगा, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लेमिनेटेड कोर एक्चुअली बेटा हमें कोर को क्यों लेमिनेट करना पड़ता है। सो बस लास्ट लेक्चर अब इसमें आएगा, एक तो हम देखेंगे कि लेमिनेटेड कोर क्यों हम यूज़ करते हैं, और एनर्जी लॉसेज देखेंगे, और लार्ज ट्रांसमिशन, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट सिंपल।